अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। जनाब आली, जैसा कि आपको इल्म है कि आज सुबह से चलम की वजह से शहर फैसलाबाद के अंदर मोबाइल सर्विस बंद हो चुकी है और सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये मोबाइल सर्विस जो है वो बंद रहेगी। इसकी वजह से बहुत सारे शहरियों को परेशानी हो रही है। बहुत सारे शहरियों को इल्म नहीं था, जिन्होंने कल सिटी 41 नहीं देखा तो उनको इल्म नहीं होगा कि सुबह मोबाइल सर्विस बंद होनी है, लेकिन उनके गोश गुजार हम करते चलें जिनको सुबह उठते ही पता चला है कि उनके मोबाइल सिग्नल्स ऑफ हैं। तो आज सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। बहुत सारे रूट्स होंगे जहां से आज जुलूस निकलेंगे। उन रूट्स के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने खास तौर पर दावत दे रखी है। हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद है जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे सिटी 41 के। तो उन तक जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मौसम का हाल भी बताता चलूं। आज मौसम कदरे खुश्क रहेगा और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासब 69% रहा है, जबकि गुज़श्ता रात जो है वो हवा 1 नॉट की रफ्तार से चलती रही है और दर्जा हरारत जो है वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है और यूं महसूस हो रहा है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है। इसलिए शहरी जो हैं वो पूरी उम्मीद नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानब यह भी कहा जा रहा है कि मौसम तब्दील होने की वजह से कोरोना दोबारा सर उठाना शुरू करेगा, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर आप साथ साथ जो है वो अपने रखें, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती। और हम ये भी दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द कोरोना की वैक्सीन आए ताकि हमारा मुल्क और ये दुनिया कोरोना जैसी वबा से पाक हो सके। तो रमजान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। पहले जुलूस के रूट्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मिर्जा साहब, आज क्योंकि मोबाइल सर्विस भी बंद है, क्योंकि जुलूस पूरे शहर के अंदर निकलने थे, कौन कौन से अहम जुलूस होंगे, उनके रूट्स क्या होंगे, इस हवाले से बताइएगा। जी हन्नान, बहुत शुक्रिया। हन्नान, चूँकि इस बार थोड़ा सा चीज़ों को लिमिटाइज किया गया है, इसलिए एक तो कोरोना एक बड़ी वजह है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी एक रिस्क नज़र आ रहा है, जिस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया और जो ज़िला पुलिस है उनकी जानिब से होम डिपार्टमेंट को ये रिकमेंडेशन भिजवाई गई थी कि फैसलाबाद में चहल में इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम के मौका पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद कर दी जाए। इससे मसाइल तो ज़रूर हैं, लेकिन एक सेफ्टी का अंसर जो है वो गालिब ज़रूर आता है कि इससे अगर कोई ऐसे अफराद जो कि कहीं पर कोई ऐसी तकरीब कारी करना चाह रहे हों तो उनके मज़मूम अज़ाइम जो हैं हम उनके ऊपर इस तरह पानी फेरने में कामयाब हो जाते हैं। इससे सिक्योरिटी का चांस जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब जो फैसलाबाद में अहम जुलूस हैं उनमें सबसे बड़ा जुलूस जो है वो मरकजी इमाम बारगाह खाना शबीर से ही होता है। इसके अलावा जो दीगर जुलूस हैं उनमें जड़वाला रोड के ऊपर इमाम बारगाह है, दरसे आले मोहम्मद, वहाँ पे एक मजलिस है। इसके साथ साथ दूसरा अहम जो है वो बोस्तान ज़हरा में भी जो है इस हवाले से तकरीब है। इसके साथ चंदिया तलावा में भी एक तकरीब जो है वो आज 11 बजे शुरू होगी, मजलिस है, और उसके बाद मुमकिन तौर पर एक छोटा जुलूस हो सकता है, लेकिन उसको मशरूत किया गया है सिक्योरिटी के साथ। जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर इससे पहले भी कई एक बार रिस्क रहता है, तो इंतज़ामिया की कोशिश है कि अगर वहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने में कामयाब होते हैं तो उसके बाद वहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के दीगर तहसीलों में भी जो हैं वो जुलूस हैं और मजालिस भी हैं, लेकिन बेशतर के औकात जो हैं वो 12 बजे के बाद के हैं और ये मगरिब से पहले वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम और बड़ा जुलूस जो है वो इमाम बारगाह अज़ाखाना शबीर से जो है वो बरामद होगा। उसके लिए जो है वो मजलिस तकरीबन 10 बजे सुबह शुरू हो जाती है और ये सिलसिला जो है वो 12:30 बजे तक रहता है। वहाँ पर अल्लामा जो हैं और ज़ाकिरीन जो हैं वो वहाँ पर मजलिस भी पढ़ते हैं और तकरीबन 1 बजे वहाँ से जुलूस जो है वो कोतवाली रोड के ऊपर जो है वो बरामद होगा, शबीह जुलजना बरामद होगी, जिसके बाद ये जुलूस जो है शबीहात और ताज़िये के हमरा ये रीगल रोड तक आएगा, कोतवाली रोड से होता हुआ। और उससे इससे पहले ये होता है कि 10 मुहर्रम को ये जुलूस जो है वो बिल्कुल सीधा भवाना बाजार दाखिल होता है, लेकिन जो चहलम का जुलूस है उसका रूट थोड़ा मुख्तलिफ है। ये यहाँ से रीगल रोड से होता हुआ झंग बाजार दाखिल होगा, झंग बाजार से घंटाघर पहुंचेंगे और ये जिसमें मजीद मातमी संगतें जो हैं वो शामिल होती जाएंगी और शहर से आने वाले जो अज़ादारान हुसैन हैं
वो यहाँ पर घंटाघर में इसमें शामिल हो जाएंगे। छोटे जुलूस भी होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद ये जुलूस जो है ये कचहरी बाजार दाखिल होगा। कचहरी बाजार गोल से होता हुआ रेल बाजार में आएंगे। रेल बाजार से वापस जो है ये जुलूस जो घंटाघर पहुंचेगा। घंटाघर से इमाम बारगाह हैदरिया तक ये अमीनपुर रोड के ऊपर जाएगा, अमीनपुर बाजार में। अमीनपुर बाजार से ये फिर गोल से होता हुआ भवाना बाजार जाएगा और भवाना बाजार से वापसी रास्ता जो होगा कोतवाली रोड, और वहां से ये जुलूस जो है इख्तिताम पजीर होगा मरकजी इमाम बारगाह अज़ाखाना शबी। इस दौरान जो है वो रास्ते में ना सिर्फ मुख्तलिफ सबीलों का अहतमाम किया जाता है, इसके साथ साथ अज़ादारान हुसैन जो हैं वो मातम का पुरसा भी देते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये दोपहर के बाद शुरू होकर शाम तक जारी रहता है। और इस हवाले से इंतज़ामिया ने खासे बेहतर इंतजाम इस बार भी किए हैं। 10 मुहर्रम के ऊपर इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही थी और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा था कि कहीं पर भी कोई गैर मामूली हरकत अगर रिपोर्ट होती है तो फौरी उसके ऊपर क्विक रिस्पांस दिया जाए। कंट्रोल रूम जो था वो कायम था घंटाघर में। इसके साथ साथ 2 कंट्रोल रूम और थे। मेन कंट्रोल रूम तो ज़िला इंतज़ामिया के डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में मौजूद था। इसके साथ साथ जो दूसरा कंट्रोल रूम था वो सीपीओ ऑफिस में भी मौजूद था, जहां पर इन तमाम चीज़ों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और जूम इन जूम आउट की सहूलत मौजूद थी। लेकिन चेहलम के ऊपर चूंकि रश कदरे कम होता है तो इस बार जो है कोशिश की जाएगी कि सिविल डिफेंस के अहलकार, पंजाब पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके अफराद और उनके जो अहलकार हैं वो सिक्योरिटी भी फराहम करें। और कोई ऐसा मुश्तबा फर्द अगर दाखिल होता है तो उसको चेक भी किया जाए। इसके साथ साथ दाखिली रास्तों के ऊपर वॉक थ्रू गेट्स हैं, इसके जहां पर सिविल डिफेंस के जो अहलकार होंगे वो हर आने जाने वाले को चेक करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अज़ाखाना शब्बीर या इमाम बारगाह हैदरिया या इसी तरह के दीगर इमाम बारगाहें हैं वहां पर रजाकारों की जो जाती तौर पर अहले तशी कम्युनिटी के रजाकार होते हैं उनकी बड़ी तादाद जो होती है वो इर्द गिर्द फैली होती है। वो पुलिस से भी ज्यादा एक्टिव होती है। वो पुलिस से भी ज्यादा एक्टिव होती है। यहां तक कि कई एक बार हमें भी वहां पर थोड़ा सा रुकावट का सामना होता है, लेकिन चूंकि वो मौका ऐसा होता है कि हर फर्द को वहां पर ताउन की जरूरत होती है। इवन कि पावर बैंक को भी 100% कंफर्मेशन के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि आया कि ये पावर बैंक है या इसके अंदर कोई और चीज इंस्टॉल है। तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से बेहतर इंतजामात हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आने वाले तमाम अज़ादारान हुसैन ना सिर्फ उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जा सके बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाया जा सके कोई शरपसंद अनासर जो कि कहीं इर्द गिर्द हो सकते हैं उनके ऊपर भी जो है वो कड़ी नजर रखी जाए। इंतजामिया ने भी इस हवाले से शहरियों से भी अपील की है, अज़ादारान हुसैन से भी अपील की है कि कहीं पर भी अगर गैर मामूली हरकत नजर आए तो वहां पर मौजूद जो करीबी अहलकार हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो आगाह भी किया जाए। तो अल्लाह खैर वाफियत रखे। उम्मीद करते हैं कि ये दिन जो है ये अमन सुकून के साथ जो है वो गुजरेगा। इस हवाले से ज़िला इंतजामिया और डिवीजनल इंतजामिया ने जो उलमा हैं फैसलाबाद डिवीजन भर से ताल्लुक़ रखते, जिनमें देवबंद उलमा हैं, अहले हदीस उलमा हैं, अहले सुन्नी उलमा हैं, इसके साथ साथ अल्लामा हैं और ज़ाकिरीन हैं, उनके साथ भी जो है वो मुख्तलिफ सतह पर जो अमन कमेटियां हैं उनकी इजलास भी मुनक्कद किए हुए हैं, जिसमें तमाम जय्यद उलमा और जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से है उनकी जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई गई है। और ऐसा है कि गुज़िश्ता कई सालों से ना सिर्फ फैसलाबाद शहर, इसके साथ साथ जो पूरा डिवीज़न है वहाँ पर हमेशा अमन ही नज़र आता है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा, ज़ाकिरीन और अल्लामा जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हैं और अमन का पैगाम दे रहे होते हैं। और मौजूदा हुकूमत की जानिब से मेंबरों महराब के जरिए भी इस्तेहकाम पाकिस्तान और बैनुल मसालिक हम आहंगी का फ़रोग देने के लिए भी जो थे वो इक़दामात खासे कारगर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये मौका जो है बड़े अमन के साथ जो है वो गुजरेगा इंशाल्लाह जी। हम भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये तमाम दिन जो है बड़ी खैर आफियत से इसे गुजारे। इंक्रोचमेंट के हवाले से मिर्जा साहब बात करते हैं। इंक्रोचमेंट के हवाले से पूरे शहर में एक थल मची हुई है और उसकी वजह से गुलाम अहमदाबाद में ख़ास तौर पे बहुत सारे मकानात हैं जो कि गिराए जा रहे हैं।
उन लोगों का ये कहना है कि उनके पास रजिस्ट्रियां भी मौजूद हैं, इसके बावजूद उनके मकान गिराए जा रहे हैं। वो मामला क्या है? उनकी जो रजिस्ट्रियां हैं, क्या वो नकली रजिस्ट्रियां हैं जिनको इंतजामिया नहीं मान रही? इसके पीछे चक्कर क्या है? जी हनान, इस बात पे आने से पहले एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा। जब भी अगर हम आज से को 3, 4, 5 साल पीछे चले जाएं, तो कभी इमाम बारगाह में धमाका होता था, कभी मुख्तलिफ जो हमारे मज़ारात हैं उनके ऊपर भी धमाका हुआ। आपको याद होगा कि करबला गामे शाह धमाका हुआ वहाँ बाहर ही, उर्दू बाज़ार के बाहर। इसके साथ दाता दरबार में धमाका हुआ। तो नज़र ये आता है कि जब कोई शरपसंद अनासर हमला करते हैं तो उनके लिए 3-4 नाम काफ़ी हैं। अगर नाम में हुसैन आ रहा है तो ये काफ़ी है, नाम में मोहम्मद आ रहा है तो ये काफ़ी है, नाम में इसी तरह का कोई भी इस्लामी जिक्र है तो उन्हें समझ आ जाती है कि इनके खिलाफ ही तकरीबकारी करनी है। तो वो तमाम नाम जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, इनको भी मिल बैठ के काम करने की जरूरत है, और बजाय इसके कि फिरका वारियत और इस तरह की बातें की जाएं, उलमा का बुनियादी किरदार है कि वो कौम को इकट्ठा रखें ताकि इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात, जिस तरफ आपने इशारा किया कि बहुत सारी जगहों पर ऑपरेशन किया जा रहा है और जो कागजात मौजूद हैं वो किस हद तक रिलायबल हैं। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों की खरीदो फरोख्त हुई जिनके लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं, कुछ जगहों की ऐसी खरीदो फरोख्त हुई जिनके लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब इसमें 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो यह है कि हनान, आपने या मैंने कब्जा किया गुलाम हमदाबाद में डंप साइट पे, जहां पर उस वक्त जब गुलाम हमदाबाद कॉलोनी को डिजाइन किया गया तो एक फिल्थ डिपो की जगह छोड़ी गई कि भाई पूरे इलाके का कचरा यहां पे आके फेंका जाएगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि वहां पर कब्जा किस तरह हुआ कि मैंने वहां पर पहले तो जंगला लगाया, जंगला लगाने के बाद फिर मैंने वहां पे छोटी सी चारदीवारी कर ली और लोगों ने वहां पे कचरा फेंकना बंद कर दिया। उनको मैंने कहा कि भाई मेरा घर साथ है तो आपने कचरा नहीं फेंकना यहां पे। उसके बाद पक्की चारदीवारी हुई, उसके बाद एक कमरा उसमें आया, उसके बाद अचानक वो किसी दूसरे हाथ बिका, और बिका स्टैंप पेपर के ऊपर। अच्छा, इसकी कानूनी हैसियत तो मौजूद इसलिए है कि भाई आपने इसे पैसे दिए और उसने ले लिए, लेकिन महकमा माल के पास इसकी रजिस्ट्री नहीं मौजूद। वो तमाम जगहें जिनका जिक्र आप गुलाम हमदाबाद के हवाले से कर रहे हैं, वहां पर हुकूमती रजिस्ट्री जब तक मौजूद नहीं कि भाई ये जगह इसकी थी, इसने इसको बेच दी और अब ये जगह जो है इसके नाम है, इस तरह के जब लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होते तो आप उस जगह के मालिक नहीं होते। बिल्कुल, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे मिर्जा साहब, और तफसील के साथ करेंगे ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको पता चल सके इस हवाले से। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। ना किसी महकमा औकाफ ने या किसी दीगर महकमे ने उनको उसकी रजिस्ट्री दी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर का यह कहना था कि आपके पास अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रजिस्ट्री मौजूद है देन उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और किसी रजिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जिसके ऊपर उनका यह कहना था कि मान लिया हमने, आप रजिस्ट्री ना एक्सेप्ट करें, लेकिन उस दौर में जिस डीसी ने या जिस भी इंतजामिया के बंदे ने हमें रजिस्ट्री दी उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, इसके हवाले से क्या कहें? ये हमेशा से जब भी इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन शुरू हुआ और बात की जाने लगी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से, ये मेरा सवाल रहा है कि सर, जिस बंदे ने लाखों रुपए लगा लिए, कारोबार चमका भी लिया, उसका क्या कसूर है? और आज अचानक इंतजामिया को अगर होश आया है और चढ़ दौड़े हैं तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उस वक्त के जो सर्वे इंस्पेक्टर्स हैं वो कहाँ हैं? उस वक्त के जो जिम्मेदारान हैं, पटवारी हैं, वो कहाँ हैं? ये सवाल हमेशा अपनी जगह पर कायम रहेगा और कायम रहता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती और ना ही होगी। उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेट्स का आपसी सिस्टम इतना मजबूत है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करते, और इस बार भी कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात हनान जो मेरे और आपके जहन में आनी चाहिए, अगर मुझे एक जगह सस्ती मिल रही है तो मुझे पहले तो सोचना चाहिए भाई ये सस्ती क्यों है। आपको एक मोटरसाइकिल सस्ती मिल रही है, 40,000 रुपए की वो मोटरसाइकिल है, आपको 20 में मिल रही है, आपको सोचना जरूर चाहिए कि भाई ये 20 क्यों मिल रही है। अगर एक प्लॉट आपको 1 करोड़ रुपए उसकी मालियत है
और आपको 50 लाख में मिल रहा है, तो भी आपको सोचना चाहिए भाई ये इतना महंगा क्यों मिल रहा है। इसके साथ साथ एक गली के अंदर आपकी दुकान है और आप बैठे हुए हैं और पता है कि ये गली है, इसके बावजूद आप उसके ऊपर बस जिद हो जाते हैं कि भाई ये मेरे पास रजिस्ट्री मौजूद है, तो फिर भी आपको सोचना चाहिए कि भाई एक गली के अंदर आपने, दुकानें गलियों में ही होती हैं, लेकिन गली की जगह के ऊपर कब्जा करके आप अगर बैठ जाएं तो भी आपको सोचना चाहिए। अगर वो तमाम रजिस्ट्रियां जो निकलवाई जाएं और जिला इंतजामिया के रिकॉर्ड के मुताबिक 70s से पहले उनका रिकॉर्ड इंतजामिया या यहां पर मौजूद महकमा माल के पास मौजूद ही नहीं, और अब जो 70s के बाद या 80s में वो तमाम दुकानें जिनकी जमाबंदियों में या तो मलकियत जाहिर हो रही है, खाना काश्त या खाना मलकियत में उनका नाम आ गया है और पिछली जमाबंदी में नाम नहीं है, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला जरूर है। उसकी मैं सिंपल आपको बात बताता हूं कि एक घर है और वो मेरे नाम है। अच्छा, अगली जमाबंदी में वो 5 मरले की बजाय जगह जो है वो 6 मरले हो जाती है। इसका मतलब है कहीं पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, या गली पहली जमाबंदी में 30 फुट की है और अगली जमाबंदी में जब उसका रिकॉर्ड सबमिट करवाया जाता है, कंपाइल की जाती है, नई रिपोर्ट बनाई जाती है, तो वो गली 30 से 20 फुट की रह जाती है। इसका मतलब है 10-10 फुट खा गए इर्द गिर्द वाले लोग। तो इस मामले को देखना चाहिए इंतजामिया को। तो सबसे पहले उन पटवारियों को, वो बेशक खुदा न खास्ता वो कहीं पर भी हैं, अगर वो जिंदा भी नहीं है तो फिर भी एक एग्जाम्पल जरूर सेट करनी चाहिए, लेकिन इंतजामिया इस मामले में कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेगी। और ये मुझे कंफर्म है, सिर्फ यही होगा कि जहां जहां पर भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई मुकम्मल होगी और उसके बाद आपको फैसलाबाद का तकरीबन 30% हिस्सा जो है वो टूट फूट का शिकार नजर आएगा, मलबा नजर आएगा। जगह जरूर बागजार हो चुकी होगी लेकिन वो किसी इस्तेमाल में नहीं होगी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। या तो आप ऐसा एक सिस्टम डेवलप कर लें कि आज सर्वे हो जाए, उसको डिजिटल इसका रिकॉर्ड करें, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो, हर महीने हर साल बाद मुतलका इंस्पेक्टर जाके चेक करे और उसकी रिपोर्ट कंपाइल करे, और अगर उस दिन वो बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब है कि अपनी महकमा माल ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। लेकिन अगर फिर वैसा ही हो कि हर 10 साल बाद ऑपरेशन होता है, आपको याद होगा कि नसीम सादर ने भी ऑपरेशन किया, नूरुल मीन मैंगल ने भी ऑपरेशन किया और आज मौजूदा इंतजामिया जो है वो ऑपरेशन कर रही है। एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं मैं कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि भाई मेरा फलां जगह पे कब्जा करवा दें। मैंने कहा क्यों यार, वो अभी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई एक बार होती है, अगली कार्रवाई फिर 10 साल बाद ही होनी है। हाँ, 10 साल हम पैसे अच्छे 10 साल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि इंतजामिया को आंखें खोलने की जरूरत है और उनके मतहत जो लोग हैं उनसे रेगुलर रिपोर्ट मांगने की जरूरत है। हन्नान, आपको पता है कि गुरुद्वारे वाली गली अचानक बंद नहीं हो गई, इसे कई साल लगे बंद, कई साल लगे, बिल्कुल। और इसी तरह गुलाम हमदाबाद में जो 47 या 48 पार्क्स हैं उनमें रात भर में कब्जा नहीं कर लिया मकीनों ने। और वो तो गलियां थी, गलियों के आगे ग्राउंड थे खुले जो छोड़े हुए थे, और जब ग्राउंड के अंदर घास वगैरह नहीं लगी, पूरे जो सीमेंट डाल के पक्की कर दी गई गली, उसके आगे फिर गैराज की शक्ल में गैराज बन गए 5-5, 7-7 मरले। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या उससे मुतलका इदारे वहां पर पीसीसी गलियां बना रहे थे, उस वक्त इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू हुई? किसकी इजाजत के साथ पार्क्स के अंदर करोड़ों रुपए जो है वो धोंक दिए गए और किसी ने उनको पूछा भी नहीं, और ये भी नहीं पूछा कि भाई ये गली थी भी कि नहीं जहां पर आप सीमेंट डाल रहे हैं, और वो गलियां नहीं थी, वो पार्क का हिस्सा है। और आज भी अगर जाकर देखें तो वहां पर ये नहीं था। अच्छा, अब अगला बड़ा चैलेंज क्या होगा? इन्होंने शहर को तोड़ना तो शुरू कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि क्या ये कार्रवाई पूरी हो पाएगी और क्या अदालत जो है ये परसू करेगी सारी? अच्छा मिर्जा साहब, क्या कहेंगे, शहर के अंदर टफटाइल नहीं नजर आ रही है आजकल के, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? हन्नान, एक मैं महफिल में बैठा था तो उसमें जिक्र हो रहा था कि जो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हैं वो टफटाइल के बहुत बड़े दुश्मन हैं। मतलब इस तरह की डिस्कशन भी हो रही थी। मतलब ये है, वहां पे ये भी बातें हुई कि सिर्फ टफटाइल उखाड़ देना कोई काम नहीं है। मतलब आप क्रेन ले जाएं, एक्सकेवेटर ले जाएं और वहां पे इधर की उधर उठा के फेंक दें, ये कोई काम नहीं है। काम ये है कि आप वहां पर ऑपरेशन करें, आप वहां पर मुतलका इदारे जिसने टफटाइल लगाई है
या वो निजी शोबा है या वो सरकारी शोबा होगा, तो उससे कहें कि भाई आप टफ टाइल यहां से रिमूव करें, जिसने वहां पर मलबा फेंका हुआ है या मिट्टी फेंकी हुई है वो रिमूव करवाएं, पीएचए की जिम्मेदारी लगाएं और विद इन 2 to 3 डेज वहां पर नजर आए कि ये ग्रीन बेल्ट डेवलप हो गई है। होता यह है कि इंतजामिया की जानिब से ऑफिसर्स, पटवारी, तहसीलदार और दीगर लोग जाते हैं और वहां पर वो क्रेन कभी उधर फेरते हैं, कभी उधर फेरते हैं, कभी टफ टाइल उखाड़ते हैं और वहां पे कोई एक दिन के बाद सूरत हाल ये होती है कि जैसे शहर उजड़ गया यहां पे। उस हवाले से मतलब सोचने अब ये पेट्रोल पंप है जिसे गिराया गया था तजावजात की जद में, तो उसके बाहर भी अब मलबा पड़ा है लेकिन ग्रीन बेल्ट बहाल नहीं हुआ। इर्द गिर्द सारे ग्रीन बेल्ट्स मौजूद है लेकिन उस जगह पे ग्रीन बेल्ट नहीं है। अच्छा, अब उसमें यह किया गया था कि जो यहां से ऑफिसर थे वो आज वहां पे गए, कोर्ट ने ऑर्डर किया अगले 48 घंटों में आप वहां से ग्रीन बेल्ट बहाल करके रिपोर्ट करें। मुतलका ऑफिसर शाम तक वापस आए, अगले दिन सुबह सुबह मौका पर गए, उन्होंने कार्रवाई शुरू की और 8 फुट को खाली करवा के, पीछे मलबा पड़ा हुआ है, 8 फुट खाली करवा के उसके ऊपर कुछ 6-6, 8-8 फुट के पौधे फौरी तौर पर लगाए, उसकी तस्वीरें बनाई। तस्वीरें बनाने के बाद रिपोर्ट कंपाइल की गई और कोर्ट भिजवा दी गई कि यहां पे हमने ग्रीन बेल्ट डेवलप कर दी है। लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने सरजनिश की उनकी, वो तो अलग मसला है। लेकिन अब बात यह है कि अब भी अभी वहां पे जाएं तो नजर ये आ रहा है कि शायद जो दूसरी पार्टी है उसको मौका दिया जा रहा है एक बार फिर कब्जा करने का। अगर फौरी तौर पर वहां से मलबा हटा दिया जाता, उठा दिया जाता, पीएचए की जिम्मेदारी लगाई जाती कि वहां पर ग्रीन बेल्ट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए, तो शायद सूरत हाल इस तरह की ना होती। लेकिन अब जब भी वहां से हम गुजरते हैं तो हमें नजर आता है कि मलबा वैसे ही पड़ा है और जो चंद पौधे इंतजामिया की जानिब से और पीएचए की जानिब से लगाए गए थे उनके ऊपर जो है वो सीमेंट और ईंटों के पहाड़ लगे हुए हैं और उनको हटाया नहीं जा रहा। तो इस हवाले से टफ टाइल उखाड़ देना कोई काम नहीं है, कमरे घर गिरा देना कोई काम नहीं है। काम यह है कि आप कितनी देर में वहां से मलबा रिमूव करवाने के बाद उसको उसकी असल हालत में लौटा देते हैं। अब मुतलका इदारों की जानिब से अभी तक इसके ऊपर फिल वक्त काम नहीं हो रहा। काम होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये इसका गिराने का मकसद ये होता है कि शहर को खूबसूरत बनाया जाए और वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जो जिसकी इसको जरूरत है। लेकिन अगर वो नहीं डेवलप किया जाता तो इट मीन सिर्फ शहर को गिराने का या तजावजात को गिराने का इनको शौक था, लेकिन वहां पे पौधे लगाने का नहीं। मकसद ये होता है गिराने का, यहां पे पौधे लगाए जाए। असल में कोर्ट ऑर्डर भी यही है कि ग्रीन बेल्ट्स को बहाल किया जाए, लेकिन बहाली का मतलब शायद इंतजामिया ने कुछ इस तरह परसीव कर लिया है कि शायद जहां जहां पर तजावजात है उनको गिरा दिया जाए। बहाल करने का मकसद ये था, इसमें एक ये बड़ा जखीम है कि आपने वहां से तजावजात हटानी है, मलबा उठवाना है, वहां पर जिस मकसद के लिए वो जगह छोड़ी गई है उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन अब यह है कि जो गैर सरकारी चीजें हैं वो तो गिराई जा रही हैं, लेकिन रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को कोई नहीं उठा सकता और ना ही उठाई जाएगी, मुझे नजर ये आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं इन्हीं ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसका कानून सरकार के लिए नहीं होता क्या? मतलब अगर आम शायद उनके लिए नहीं है और ये घर गिराकर ही इंतजामिया रिपोर्ट कर देगी कि हमने ये जो है वो कामयाबी के झंडे यहां पे गाड़ दिए हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की दुकानें नहीं गिराई जाएंगी। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जगहों पर सस्ते बाजारों के नाम पर पार्क्स की बहुत सारी जगह के ऊपर कब्जा नजर आ रहा है और उसको सबलेट भी किया जाता है, रेंट आउट भी किया जाता है, उसको भी नहीं हटाया जाएगा। हाँ, हटाया जाएगा अगर किसी गरीब ने, छोटे से होटल वाले ने किसी ग्रीन बेल्ट के ऊपर चंद कुर्सियां रखी हुई हैं तो वहां पे शाम को चर दौड़ेंगे, उठाएं, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन सरकार को इस वक्त जो है वो अपना कब्जा नजर नहीं आ रहा। कानून तो फिर रमजान कमजोर के लिए रह गया ना, ताकतवर के लिए क्या कर? मैं ये कहता हूं, पानी बड़ा सियाना है, कानून बड़ा सियाना है, ब्लड प्रेशर बड़ा सियाना है, गुस्सा बड़ा सियाना है, तगड़े बंदे की तरफ ये जो है वो हाई नहीं होता, मुंह उधर को नहीं करता, उधर नहीं होता, ये कमजोर बंदे की तरफ हमेशा आता है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर यहां पर कोर्ट ऑर्डर ना होता तो पेट्रोल पंप को रिमूव करना जो था वो शायद इनके बस की बात नहीं थी। अब हजारा होटल ढा दिया, वो भी गिरा दिया, लेकिन जहां पर सरकारी इदारे आ रहे हैं वहां पर अभी तक कुछ भी नहीं किया जा रहा और नजर भी ये आ रहा है कि आपने सवाल नहीं किया कभी डीसी साहब से? कई बार सवाल हुए और कई जवाब भी उसके ऊपर आए, लेकिन जो जवाब मिलना चाहिए था वो जवाब नहीं मिल सका। कैसे गोल करते हैं? बात यही गोल करते हैं कि हमने इसके ऊपर जो है वो पहला फेज रखा है, दूसरा फेज रखा है, तीसरा फेज रखा है, चौथा फेज रखा है और असल में होता वो पहला फेज ही है, पहले के बाद बाकी फेज किधर गुम हो जाते हैं पता ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इस बार भी
शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी बात गलत साबित हो, इंतजामिया फुल फ्लेज ऑपरेशन करे और नजर आए कि भाई तमाम जगहों पर ऐसा हुआ है। बड़ा चैलेंज उस वक्त होगा जब मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, जहां पर पार्क्स के ऊपर मुख्तलिफ इदारे कायम किए गए हैं, उनको जब हटाने की बात आएगी तो वो एक बड़ा लेकिन चैलेंज प्रोसेस बनेगा। स्लो डाउन होता नजर नहीं आ रहा आपको? एक पीक पकड़ी थी इस काम में, लेकिन अब काफी हद तक स्लो डाउन हो गया है। असल में स्लो डाउन इसलिए नजर आ रहा है हमें हन्नान के, अभी गुलाम हमदाबाद ही एक ग्रैंड ऑपरेशन है, बहुत बड़ी जगह है। वहां पर 47 पार्क्स हैं, 250 के करीब घर हैं जिनको वहां से हटाना है, रिमूव करना है। अच्छा, अब ये तमाम मलबा कहां पे फेंका जाएगा? इंतजामिया के पास इसके लिए किसी किस्म के कोई इंतजामात मौजूद नहीं। जो वहां पर शहरी हैं उनकी इतनी पसली नहीं है कि वो इस मलबे को शहर से बाहर मुंतकिल कर लें। इंतजामिया के पास इसका कोई प्लान नहीं है। अच्छा, अब अगर ये गुलाम हमदाबाद का ऑपरेशन मुकम्मल हो जाता है तो इसके बाद सरकार के अपने दफातर की और अपनी जगह की बारी आ जाएगी। बिल्कुल, इसलिए और उसको देखते हैं, लिंगर ऑन किया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब इनकी अपनी बारी आएगी तब कितने इस हवाले से मुतहरक होंगे और तब कितनी टकटाइलें जो हैं वो उखाड़ी जाएंगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ रमज़ान मिर्ज़ा मौजूद हैं और उनसे मज़ीद जो है गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा साहब, पानी के हवाले से क्या कहेंगे आप? ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ता पानी के बचाव के लिए पूरा हफ्ता जो है वो मनाया जाएगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि इसका हिस्सा बनेंगे और किस तरह से वाटर सेव किया जाएगा? हन्नान, हुकूमत के विजन्स अच्छे हैं लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मुश्किल है। वो गवर्नमेंट की ग्रीन पाकिस्तान हो तो वो भी अच्छी है। क्लीन एंड ग्रीन की बात करें जिसमें उन्होंने फैसला किया गया था कि तजावज़ात को ख़त्म करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। माहौल दोस्त एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं और मौजूदा जो इस वक्त इस हफ्ते को पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक हफ्ता मनाया जा रहा है और जिसका नाम रखा है फिक्स आ लीक वीक। मतलब कहीं पर भी अगर लीकेज है उसको फिक्स करें, खत्म करें, उसके हवाले से ये हफ्ता मनाया जा रहा है। तो हाउसिंग डिपार्टमेंट के मातहत जितने भी इदारे हैं जिनमें फैसलाबाद में मौजूद है एफडीए, वासा, पीएचए और ये पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, फाटा जिसे कहा जाता है, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और इसी तरह के दीगर छोटे डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, तो उनकी जानिब से एक पूरा हफ्ता जो है वो मनाया जा रहा है जिसके बुनियादी तौर पर मकासद दो हैं। एक तो जो कहीं पे लीकेज है उसको रोका जा सके पानी की, वो आपके घर में टैप वाटर जो है टूटी है, नल है, अगर उसमें से एक एक कतरा भी रिस रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन एक दिन में कुछ 4 से 5 लीटर पानी ज़ाया कर रहे हैं। एक टूटी है आपकी, एक नल, और उसमें से एक कतरा रिस रहा है, गिर रहा है, तो तकरीबन आप 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में जो है वो ज़ाया कर देते हैं और इसी से आप इस फ्रीक्वेंसी से अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, एक तो ये लीकेज को रोकना, दूसरा ये है कि पानी के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। वो पानी जो कि वासा आपको पीने के लिए देता है, अगर आप उससे गाड़ियां धो रहे हैं, अगर आप उससे गेट धो रहे हैं, अगर आप उससे फर्श धो रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई इससे जंग नहीं पड़ता, ये पानी ठीक है, तो इसका मतलब है आप पानी के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं और आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इन दो चीज़ों के लिए जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से इस हफ्ते को मनाया जा रहा है। इस मकसद के तहत एफडीए, वासा, पीएचए की जानिब से मुख्तलिफ जो वॉक्स हैं, सेमिनार्स हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर डिमॉन्स्ट्रेशन भी की गई है कि भाई आप पानी का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबादियों को एक दिन में तकरीबन 1,70,00,000 गैलन पानी की जरूरत होती है एक दिन में। हमें जो मुयस्सर हो रहा है पानी वो 55 से 60 लाख के दरमियान है। जायका के प्रोजेक्ट्स के बाद भी, जायका के प्रोजेक्ट्स के बाद, फंच प्रोजेक्ट्स के बाद और सारा कुछ, सारी खैरात लेने के बाद भी हम अभी अपनी जरूरत नहीं पूरी, अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। और जो जरूरत पूरी कर रहे हैं उस जरूरत के तहत भी वासा ने अभी तक फेस्को के तकरीबन 60 करोड़ रुपए अदा कर रहे हैं फेस्को को बिजली की मद में, जो अभी तक बिल वाजिबुल अदा हैं।
जो भी अदा नहीं हुए। पिछले दिनों में 6 से 7 ट्यूबवेल्स का कनेक्शन भी कटा और अब वो बहाल हो चुके हैं, लेकिन अब अगले कनेक्शन जो है कब कटते हैं वो वासा शायद इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी जो है वो फेस्को की जानिब से वासा को रिलीफ दिया जा रहा है, और ये वासा को नहीं है, कब तक देंगे रिलीफ? मतलब इनको कभी ना कभी तो लौटाना होगा ना, कभी तो स्टॉप करना होगा कि भाई बस अब और नहीं। तो इस मकसद के लिए शहरी इस बात से बिल्कुल भी बेखबर हैं कि पानी कहां से आ रहा है, क्योंकि हम एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने पानी जो है वो वाफर मिकदार में दिया है। पूरी दुनिया में अगर 70% पानी मौजूद है, उस 70% का पानी, सिर्फ 2% पानी जो है वो घरेलू इस्तेमाल, पीने के इस्तेमाल के लिए ठीक है। इसके अलावा तकरीबन जो पानी 68% है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो समुद्री पानी है, वो खारा पानी है, यहां तक कि उसको नहाने के भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो हमें इस बात को बड़ी संजीदगी से देखने की जरूरत है कि जो हम कहीं पर अक्सर हमने देखा है कि वासा के और इसी तरह के दीगर जो इदारे हैं उनके कनेक्शंस जो कि आपके घर के बाहर लगे हुए हैं, वो अगर उससे नल उतर गया तो वो सारा दिन पानी चल रहा है, और यकीन करें आप हजारों लीटर पानी जो है वो रोजाना जाया कर देते हैं। और एक तरफ आप पानी का ज़या कर रहे हैं, दूसरी जानब वासा का वो सिस्टम या कहीं पर भी सीवरेज का वो सिस्टम जो कि पहले ही सीवरेज के मसाइल हल करने में नाकाम है, उसके ऊपर आप और बोझ डाल देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो ऐसे नशीबी इलाके जहां पर पहले ही सीवरेज का पानी मुख्तलिफ गलियों में जमा रहता है, आप जब पानी का ज़या ज्यादा करते हैं तो वहीं पर भी रुका रहता है। अच्छा, अब हमें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमें पानी का एक एक कतरा जो है उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जो मुहज्जब कौमें हैं वो क्या करती हैं, हम बेसिन, वॉशरूम से निकले, बेसिन पे हाथ धोए और पानी जाया हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो आपने बेसिन पर पानी से हाथ धोए, वो पानी फ्लश में यूज करने के लिए उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया जाता है, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो वुजू है उससे हासिल होने वाले पानी को आप कहीं पर भी आबपाशी के लिए और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की वाटर कंजर्वेशन की तरफ जो है वो मुख्तलिफ ममालिक जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम ये सोच ही नहीं पाए कि पानी की अहमियत और ज़रूरत किस कदर ज़्यादा है। उसकी बड़ी वजह यह है, हमें बारिश का पानी मिल जाता है, हमें नहरों का पानी मुयस्सर आ जाता है, हमें जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो मुयस्सर आ जाता है। अगर पानी की किल्लत का अंदाज़ा लगाना है तो सऊदी अरब से पूछें, जिनके ज़मीन में भी पानी मौजूद नहीं, बारिश भी साल में एक बार होती है, और वो किस तरह पानी के हसूल को कितने मुश्किल से यकीनी बनाते हैं, और आने वाला वक्त जो है मजीद मुश्किल हो जाएगा। और शहरियों को इस बारे भी इल्म नहीं है कि रमज़ान किस तरह से चनियोर से पानी पंप करके यहाँ पे लाया जाता है, कितनी मेहनत दरकार होती है उसके लिए, और उसकी स्टोरेज के लिए क्या सिस्टम है, और कितने पैसे सिर्फ पीने के पानी के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। अगर शहरियों को ये इल्म हो जाए ना, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि शहरी इसको जो है वो ज़ाया करेंगे। इस हवाले से भी बताइएगा कि कितनी लागत आ रही है सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के को आवाम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आवाम इसे सिर्फ समझती है कि टूटियों में आ रहा है, भरा और चल दिए। बहुत सारे मोहल्लों की टूटियां बजाते खुद मैं जानता हूं, वहां पे ऐसी होती हैं कि वहां से उन्होंने डक्का कोई ना कोई लगाया होता है, लीकेज हो रही होती है, और पानी मिलियंस ऑफ गैलन्स जो है वो ज़ाया हो रहा होता है, जिसको पीने के लिए यूज किया जा सकता है। और अगर हम बचत के साथ काम शुरू करें तो इससे गवर्नमेंट के जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बच सकते हैं। हन्नान, ये सिर्फ गवर्नमेंट का फायदा नहीं है, यकीन करें ये आपकी आने वाली नस्लों का फायदा है। और अगर ये पानी नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी, आने वाले दौर में आबपाशी मुश्किल हो जाएगी, पीने के लिए पानी जो है वो दस्तयाब नहीं रहेगा। होता यह है कि हमने शेव भी करनी है तो हम वो नल खोल देते हैं और उसके बाद हम शेव करना शुरू कर देते हैं। हमने वुजू भी करना है तो नल खुला हुआ है और वुजू कर रहे हैं। हमने नहाना भी है तो नल खोल दिया और चल रहा है पानी। हमें इस बात के ऊपर कभी ना टीचर्स की जानिब से पैगाम दिया जाता है कि भाई पानी जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। मैं नहीं कह रहा कि आप पानी इस्तेमाल कम करें, लेकिन जितना जरूरत है उतना करें। हाँ, ये कौम जो है पीने के लिए कम इस्तेमाल करती है, ज़ाया जरूर करती है। गाड़ियां धो रहे हैं और आपने वो पाइप पकड़ लिया और कभी गाड़ी के उधर मार रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल के उधर पानी मार रहे हैं, आपको नहीं पता। और ये भी होता है कि पानी चल रहा है,
और उसके ऊपर सर्फ लगाना शुरू कर दिया तो 5 मिनट उसके लिए और 5 मिनट पानी जाया हो और उस 5 मिनट के पानी से आप कई 100 बंदे की प्यास जो है वो बुझा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ खवातीन क्या करती हैं, घरों के अंदर पाइप पकड़ा है और फर्श धोना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी मुहज्जम मुआशरों में पानी के साथ जो है वो इस तरह फर्श को वॉश किया जाता है, बहुत कम मिकदार होती है। और अगर आप वहां पे बोरी पकड़ लें और बड़े अच्छे तरीके से आप सफाई कर सकते हैं। गेट को सर्फ लगाना शुरू कर दिया और पानी फेंक रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हम अगर ख्याल करें तो ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन अब इस कौम का भी गवर्नमेंट ने हल ये ढूंढ लिया है कि अब वाटर मीटर लगेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में पहले भी वाटर मीटर लगे थे, लेकिन वो उस हद तक फंक्शनल और फाल नहीं हो सके। अब पंजाब के 5 वासाज हैं और 5 वासाज के ऊपर ये इंप्लीमेंटेशन लाई जा रही है कि आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे कि हर घर के बाहर जो है वाटर मीटर लगेगा। जब वाटर मीटर लग जाएगा तो मेरा ख्याल है कि शायद कौम को थोड़ी सी समझ आ जाएगी, वो इस सेंस में कि जब बिजली का बिल जो है वो आपको 10,000 रुपये आता है ना, तो फिर आप घर वालों के ऊपर भी गुस्सा उतारते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। जब आपको पानी का बिल भी 10,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा ना, फिर मेरा ख्याल है शायद ये कौम सुधर जाएगी। और ये वक्त की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ पैसे गवर्नमेंट को अर्न करने की नहीं, बल्कि इसके साथ साथ लोगों को अवेयरनेस देने की। लोगों को इसी तरीके से पता चलेगा कि वो कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि इनको मुफ्त मिल रही थी, लेकिन उन्होंने इतना मजबूर कर दिया वासा को कि अल्टीमेटली उनको फिर मीटर्स जो है वो लगाने पड़े, ताकि जितना खर्चा आ रहा है उसको डिवाइड किया जा सके पूरे शहर पे। क्योंकि वासा की अगर बात की जाए, अभी भी बिल 100 रुपए 200 रुपए इस तरह से आते हैं। ऐसे ही है। बिजली के देखे जाएं तो कहां पे बिल जा रहे हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं, बिलिंग भी 100% नहीं है। कॉलोनीज में अभी तक तकरीबन 60 से 65% तक बिल जो है वो वसूल कर पाया वासा। अभी बाकी जो है वो बिल पेंडिंग है। और वाटर मीटर के 2 तरफा फायदे होंगे। एक तो आपको पता होगा कि अगर मैंने 1 लाख गैलन जो है वो पानी 1 महीने का इस्तेमाल किया है, तो मुझे इसका बिल जो है वो 5,000 रुपये देना पड़ेगा। 50 लाख गैलन इस्तेमाल किया है तो इसका अल्टीमेटली बिल मुझे 2,500 रुपये देना पड़ेगा। तो आपके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा और आप पानी को जरूर कम इस्तेमाल करेंगे। एक फायदा तो ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे होंगे तो जो सीवरेज के ऊपर बोझ होगा वो भी कम होगा, जिससे 2 तरफा फायदे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी होगी। शहरियों से भी अपील है कि पानी का एक एक कतरा जो है वो सोच समझ कर इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और ये कहा भी गया है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से कि आप पानी को ज़ाया ना करें और पानी की बचत जितनी हो सके करें। और शायद यही वजह है रमज़ान के घरों के अंदर सिर्फ पीने का ही पानी नहीं, बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी भी इस कदर ज़्यादा ज़ाया किया जाता है कि बोर अब बहुत नीचे चली गई है जी, और ज़ेरे ज़मीन पानी भी नीचे चला जा रहा है और उसकी वजह से भी आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। इसके 2 वजूहात हैं। एक तो हम पानी को सक कर रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह यह है कि रिचार्जिंग का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। अब अगर हम यहां से मिल्लत चौक से शहर की तरफ जाएं तो मेरा ख्याल है 10 किलोमीटर का वाया ये होगा, जहां पर या तो सड़कें होंगी या फैक्ट्रियों के फर्श होंगे या घरों के फर्श होंगे। तो वो पानी जो कि बारिश के जरिए नीचे जाया करता था, अब उस 10 से 15 किलोमीटर वाये में पानी नीचे नहीं जाता। अब जब पानी नीचे जाएगा नहीं तो जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो रिचार्ज नहीं होगा। जब वो रिचार्ज नहीं होगा तो हम पानी सक नहीं कर सकते। यही वजह है कि जो नलका या पंप नहर या खाले के इर्द गिर्द होता है, वहां से पानी जो मिलता है वो मीठा होता है, क्योंकि वो रिस कर पानी नीचे जा रहा होता है और वही पानी हम सक कर रहे होते हैं। लेकिन जब रिचार्जिंग का कोई सिस्टम मौजूद नहीं, और मौजूदा हुकूमत तो शायद इस पर कुछ कर ले, इससे पहले किसी हुकूमत ने सोचा ही नहीं कि जो बारिशी पानी है उसको जमीन में दोबारा वापस भेजने के लिए कोई इंतजाम किए जा सकें, ताकि जो ज़ेरे ज़मीन पानी है एक तो उसकी सतह नीचे ना जाए और उसकी क्वालिटी मुतासिर ना हो। इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से ताहाल कुछ नज़र नहीं आया। साबका हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, वासा ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, महकमा माहौलियात ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, FDA इसके ऊपर कुछ नहीं सोच रहा। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त की बड़ी अहम जरूरत होगी कि रिचार्जिंग के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बनाए जाएं, ताकि बारिश का पानी जमीन में जाए और वही पानी जब हम उससे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ऊपर भी आए और जो कड़वाहट होती है ज़ेरे ज़मीन पानी में वो भी कम हो सके। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजिन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाजिन, अगर शहर फैसलाबाद की बात की जाए तो तजारती हब समझा जाता है इसे, और तजारती हब होने की वजह से बहुत सारे ताजर हैं जो कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुए थे, और जैसे ही लॉकडाउन खुला उनकी ये सोच थी कि मामूलात ज़िंदगी और तजारत नॉर्मल हालात में आ जाएगी। लेकिन हर चीज़ के आफ्टर शॉक्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक या जल्जला आए तो उसके भी आफ्टर शॉक्स होते हैं, इसलिए कोरोना के भी आफ्टर शॉक्स जो है वो अभी तक ताजर भुगत रहे हैं। इनका कहना है कि गवर्नमेंट जिस तरह से इनके साथ कोलैबोरेशन गवर्नमेंट को करना चाहिए थी वैसे नहीं की जा रही। दूसरी जानब ये तो था मसला जो कि ताजरों को खरीदो फरोख्त के हवाले से आ रहा था, लेकिन जो तजावजात के हवाले से 8 बाज़ारों की बात की जाए, चाहे वो मंदिर गली हो, जामिया गली हो, गुरुद्वारा गली हो, इंतज़ामिया इनको लेके काफ़ी मुतहरक थी और वहाँ पे बहुत सारी दुकानें जो हैं वो गिराई गई थी। करोड़ों रुपए की मालियत की दुकानें थी जो कि गिराई गई, और उसके बाद बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार तो हुए ही हुए, लेकिन उसके साथ साथ जो दुकानें गिराई गई थी उसके मलबे की वजह से उन गलियों के अंदर जो रजिस्ट्री वाली दुकानें थी वो भी कई दिन खुलने से जो है वो कासर रहीं और ताजरों को बहुत नुकसान हुआ। इसी हवाले से आज हमने गुफ्तगू करने के लिए मारूफ ताजर हैं हमारे, सिर्फ फैसलाबाद के ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के, और तजारत में एक बड़ा नाम है। हमारे साथ ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब मौजूद हैं जो कि अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर के प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ साथ महमूद आलम जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। पहले मैं सिक्का साहब की तरफ जाना चाहूंगा और सवाल का आगाज उन्हीं से करूंगा। सिक्का साहब, क्या कहेंगे ताजरों की जो इंक्रोचमेंट की जद में दुकानें गिराई गई? बहुत सारे ताजरों का यह कहना था कि उनके पास रजिस्ट्रियां मौजूद थी, लेकिन हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जो थे उनका यह कहना था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो रजिस्ट्री जो है वो करवाई गई हुई तो हम उसको मानेंगे, अदरवाइज कोई भी रजिस्ट्री नहीं मानेंगे। वहां पे जो ताजर मौजूद थे उनका कहना था कि अगर किसी डीसी ने 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले या 40 साल पहले वो रजिस्ट्री की हो, या किसी दीगर महकमे ने वो रजिस्ट्री की हो, उन्होंने तो उसको खरीद लिया, पैसे दे दिए, लेकिन अब उसे गवर्नमेंट की तरफ से ही गिराया जा रहा है, गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से ही दिया गया और अब इदारे की तरफ से ही गिराया जा रहा है। ये क्या मजाक है? उनका ये कहना था। आप क्या कहेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने सवाल किया तजावुज़ात का। देखें, ये सिर्फ फैसलाबाद का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है और हर शहर में तजावुज़ात हुई है। हम इससे डिनाई नहीं करते और हमेशा हमारी कोशिश रही है कि इन तजावुज़ात को किसी तरह ख़त्म किया जाए। हमने इसके लिए इंतज़ामिया से भी बड़ी मीटिंग्स की, मगर क्योंकि ये तजावुज़ात की असल वजह जो ख़त्म ना होने की है वो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज वहाँ डिप्यूट होते हैं उनका उसमें इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से ये तजावुज़ात ख़त्म नहीं होती और बढ़ती जा रही। बिल्कुल। अब आप देखें कि कोरोना में आज खुद दुकानदारों ने इंतज़ामिया के कहने पे तजावुज़ात हटाई, मगर वो ग्रुप जो जिसका इंटरेस्ट है इनमें, मैं नाम किसी का नहीं लेता, इंटरेस्ट है, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ और जो कोरोना के असरात कम हुए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बिल्कुल। और दोबारा शहर में उसी तरह तजावुज़ात जो हैं वो कायम करा दी। ये हमारे लिए एक अलमिया है कि अगर इंतज़ामिया कहे ना कहे हमें खुद अज खुद तजावुज़ात हटानी चाहिए और लोगों के लिए फुटपाथ खाली रखने चाहिए ताकि लोग आसानी से यहाँ से गुजर सकें। अब दूसरा मसला आपने जो बताया है कि इंतज़ामिया दूसरा सॉरी जी, वो रजिस्ट्रियों के ऊपर, रजिस्ट्रियों का। अब देखें कि जो रजिस्ट्रियां हुई जगह हैं वो 1952 1950 से लेकर अब तक की रजिस्ट्रियां मौजूद हैं हमारे पास, मगर इंतज़ामिया डिनाई कर रही है। वो कहती है ये फेक रजिस्ट्रियां हैं। चलें हम इंतज़ामिया की एक लम्हे के लिए बात मान लेते हैं,
ये फेक रजिस्ट्रियां अगर कराई तो किसने कराई? जिन्होंने कराई हैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? यही तो डिमांड्स है ताजरों की। यही हमारी डिमांड है। देखिए, मेरी शॉप रेलवे रोड पे है। मेरे वालिद साहब यहाँ 1952 में यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और वो रजिस्ट्रियां हमारे पास मौजूद हैं। अब अगर एक रजिस्ट्री मौजूद है तो क्यों हमें धमकी दी जाती है कि हम ये दुकानें गिरा रहे हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ऑर्डर हमें दिखाते नहीं है। अब उस ऑर्डर में जो है वो लिस्टें तो इन लोगों ने बना के भेजी हैं। देखिए, एक डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर या और कोई मुतलका बंदा जो आता है वो फैसलाबाद में साल भी नहीं रहता तो उसकी ट्रांसफर हो जाती है। उसे कैसे पता है कि किसके पास रजिस्ट्रियां हैं, किसके पास नहीं है? ये असल मसला तो पटवारियों का है। पटवारी जब एक रजिस्ट्री हो गई तो उसे फेक कहना, जिस तरह ये अब सियासतदानों के पीछे पड़े हैं कि ये आपका अकाउंट फेक है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, उन फेक रजिस्ट्री करने वालों को मंजरे आम पे लेके आए जिन्होंने लुत्फ उठाए हैं। और मैं कहता हूं अपने यानी ताजरों की तरफ से कि अगर आप 8 बाजारों का रश कम करना चाहते हैं तो देखें 8 बाजारों में परचून का भी काम हो रहा है, होलसेल का भी काम हो रहा है। अगर गवर्नमेंट 5, 6, 7, 8 मुरब्बे जमीन साइट पे ऐसी प्रोवाइड करे और वहां दुकानें बना के दे और कहे कि शहर के तमाम होलसेल सेल वाले उधर शिफ्ट हो जाए। ये बहुत अहम बात की और ताजरों की डिमांड है ये। तो क्योंकि होलसेल का ग्राहक जहां भी मार्केट होगी उसने जाना है, उधर जाना है। इन बाजारों का रश भी कम हो जाएगा। इन बाजारों को आप जिस तरह इन्होंने कोशिश पहले की कि बंद करने की, गेट लगाने की, फिर आप गेट भी लगा सकते हैं, अंदर टफ टाइल भी लगा सकते हैं, अंदर बेंच भी रख सकते हैं और सारा यानी को गोलगप्पे की रेडी लगी हो, कि ब्रेड की रेडी लगी हो, इसी तरह खाने पीने की चीजें हर बाजार में हो। लोग आए, आराम से शॉपिंग करें, जिसको भूख लगी है वो खाएं। एक दो जो व्हील चेयर या जो एयरपोर्ट में वो गाड़ियां चलती हैं वो रखें, जो बूढ़े हजरात हैं उनको लेके जाने के लिए हो। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा घंटाघर का असासा भी बच सकता है और शहर भी खूबसूरत हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और इस चीज के हवाले से जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट होलसेल की मार्केट चाहे शहर से बाहर भी जो है वो शिफ्ट कर दे, चाहे एक्सप्रेस वे पे कर दे या समुद्री रोड पे या जंग रोड पे किसी जगह पे बना दे, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। हमारे साथ महमूद आलम जट साहब। एक इसमें मैं और एडिशन कर दूं। जी जी। मिसाल के तौर पर कचहरी बाजार है, उसका टैक्स 2 साल के लिए गवर्नमेंट हमसे ना ले, हम इन्हें डेवलप करके दिखा देते हैं कि ये मॉडल बाजार है। क्योंकि हमारे जो टैक्स का पैसा जाता है वो भी सही नहीं ना लगता है। मसला ये है, अगर टैक्स के पैसे हमारे मुल्क पे ही ठीक तरीके से लगने शुरू हो जाए ना, तो ये मुल्क पेरिस बनने से दूर ना हो। क्योंकि जितनी इनकम जनरेट करते हैं, मसला ही यहां पे आता है कि उसका सिर्फ दरिया में से कतरा भर जो है वो अवाम पे लगता है। तो अगर पूरा का पूरा पैसा अवाम पे लगना शुरू हो जाए तो ये मसले जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये कभी सामने ही ना आए। ठीक है, क्योंकि नई मार्केट्स भी हों, नए शहर भी हों। जो आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ये कहा जाता है कि नए शहर भी बनाने चाहिए। यहाँ पे नए शहर क्या बनाने हैं, जो बने हुए हैं उनके इंतजाम उजाड़ रहे हैं ये। तो महमूद आलम जट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी भी काफी गहरी नजर होती है शहर के ताजरों के मामलात के ऊपर और काफी हद तक तंजीम के जो इंतजामी अमूर हैं उनको भी बड़ी गहरी नजर से देखते हैं। जट साहब क्या कहेंगे आप, अगर बात की जाए 8 बाजारों की, बहुत सारी तजावजात नजर के सामने हैं, उनको हटाए बिना सीधी रजिस्ट्रियों वाली पे हाथ डाल दिया गया, क्या कहेंगे इसको? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। जैसा कि खोया साहब ने बताया कि रेलवे रोड पे जब इससे पहले एक ऑपरेशन किया गया था, उसमें इन्होंने ये अपना एंटी करप्शन वाले ने एक टीम लगाई, उस पर ऊपर मैं खुद रजिस्ट्री लेके, उस इंस्पेक्टर साहब को चट्टा साहब थे, रेलवे रोड की रजिस्ट्री लेके मैंने उनको जाके चेक करवाई। मैंने कहा ये आप ये रजिस्ट्री हमारे पास है, ये सबूत हैं, ये सारे मैंने उनके जाके आगे रख दिए। तो उन्होंने कहा जी ये तो आपके ठीक है।
तो वो कैसे उसने कह दिया ठीक है? तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसको, ये तो एक किस्म की पता धमकी मैं कहूंगा इसको, कि ये जो दुकानदार है हमारे किधर जाएंगे भाई, कितना खानदान पल रहे हैं इसके ऊपर, आपको पता है कितनी किसी प्रॉपर्टी है ये लोग कितनी कितनी महंगी की हुई है, और इतने पैसे जमा भी कराया है। ये रेवेन्यू बोर्ड वालों को पैसे भी वहां पे जमा करवाए गए हैं, उस रोड वालों ने, रजिस्ट्री उनके पास मौजूद है, फिर भी धमकी दी जा रही है। अच्छा जज साहब, इसमें मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात है उन्हें तो इंतजामिया ने फॉलो करने, हम इसमें इंतजामिया को गलत नहीं कह सकते, लेकिन यहां पे बात ये आती कि ताजरों की तरफ से कोई कमेटी तश्कील दे के वकील किया गया हो और सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया हो, जनाब ये आपके ऑर्डर्स हैं और इस ऑर्डर्स के तहत दुकानें गिराई जा रही हैं, आप ही के ऑफिसर्स ने ये जो हमें रजिस्ट्रियां दी हैं इनकी सरजनिश करें। सर बात तो ये खोया साहब ने आपको पहले भी कहा है कि हमें तो आज तक वो वैसे बुलाया, हम ये ऑपरेशन करने लगे हैं, ऐसे करने लगे, ये नहीं दिखाया कि ये एसी साहब ने ये नहीं दिखाया कि यार ये ऑर्डर भी हैं, ये अहकाम आए हुए हैं, वो हमने पढ़े ही नहीं अभी तक, क्या उसका मतलब क्या है, क्या अहकाम कैसे हैं, उसमें लिखा है कि आप ये मार्केट बनी हुई है गिरा दें, कहीं भी आप दिखाएं मुझे, अगर लिखा हुआ तो गिरा दें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लिखा है कि ये रेलवे रोड ही जाएगी इनके लिए, या हमारे जंग बाजार रह गया, या ये चौक चैरी बाजार रह गया, कारखाना बाजार रह गया, अमीरपुर बाजार के चौक रह गए हैं, कि उन्होंने सारे कागज वहां पे जब गए हैं ना ये जंग बाजार में, लोगों के पास जो रजिस्ट्रियां थी उन्होंने दिखाए हैं, उनको दिखाए हैं, ये देखें कि उन्होंने कहा हमें नोटिस रात को लगा के सुबह आ गए। ये भी आपको पता है, आपका नुमाइंदा वहां पे मौजूद था और देखा है आपने, 41 पे भी मैंने देखा, उन्होंने ऐसे दिखाया है, वहां पे हमारा जनरल सेक्रेटरी है उसने दिखाया जंग बाजार के कि ये हमारे पास सबूत है, ये भी हम ऐसे नहीं इनको गिराने देंगे, उन्होंने का साफ कहा है, फिर छोड़ के आ गए ये लोग। मतलब ये कि उनके पास कुछ है तो वो बैठे हैं, वरना आप देखें कितने 72 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए अभी तक, तो क्या कोई ऐसा डीसी पहले को भी नहीं कोई आया, डिप्टी कमिश्नर कोई नहीं आया यहाँ पे, कब से बना हुआ है, कब से ये शहर आबाद है, कब से यहाँ पे रौनक लगी हुई है, पूरा शहर आबाद हो रहा है, नए से नए लोग आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आ गए, फैसलाबाद में आबाद हो गए हैं, ऐसी थोड़ी आबादी इसकी बढ़ गई है, 1 करोड़ के पास जा रही है इसकी आबादी, मगर किस लिए बढ़ी है, वो बढ़ी है इसलिए बढ़ी है कि यहाँ पे कारोबार अच्छा है, यहाँ पे लोग अच्छे रहते हैं, यहाँ शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, डेवलप भी हुआ है हमारा शहर, ये नहीं कि नहीं हुआ। मगर ये एक मेरी बात नहीं समझ आती, जो भी डीसीओ आता है, डीसीओ आया या डीसी आया, उसने सब जब ये फलाना डीसीओ आया था जिसने ऐसे कर दिया तो इसको उतार दो। जैसे कि मैं एक बात जरूर कहूंगा यहाँ पे, एक बात मुझे टाइम मिल गया इस बात करने का, जैसा कि मेरे वालिद साहब ने शहर के लिए खिदमत की, उन्होंने ये नलका कोला, ये अपनी स्मार्ट स्टेट इंडस्ट्री, ये उन्होंने मंजूर करवाई, बिल्कुल, और अपने दौर में बड़े मुतहरक शख्स थे। 85 में मेरे वालिद साहब ने ये मंजूर करवाई थी। ये पहले इन्होंने चैम्बर के साथ, जो चैम्बर भी हमारा बनाया गया था, 72 में उन्होंने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, पाकिस्तान स्मॉल यूनिट पावर लूम एसोसिएशन। उसके बाद फिर एक नजर शाह साहब थे, हकीम साहब थे, तो उन्होंने कहा ये हमारे चैम्बर भी रजिस्टर करवाएं। उन्होंने काफ़ी उनके साथ मेहनत की, उन्होंने कागजात इकट्ठे किए, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1974 में बना। अब हमारा बहुत फाल हो चुका है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इतना फाल है कि पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एक चीज़ है, वो भी बहुत बड़ा अदारा है। हम, वो बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी जैसे उनको भी सहूलियात दी जाती हैं, छोटे ताजरों को भी, जैसा कि उन्होंने ये जब वो अपना बजट बनाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे मीटिंगें करते हैं, हमें भी उसमें नुमाइंदगी, हमारा मुतालबा ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उसमें छोटे ताजरों को भी नुमाइंदगी दी जाए। जैसा कि हमने एक तंजीम मैंने बनवाई, मरकज़ी तंजीम ताजरा और पाकिस्तान, उसको हमने इतनी जल्दी तेज़ किया है कि हमें 6 माह बाद हमें मौका मिल गया वज़ीर आज़म से मुलाकात करने का। पाकिस्तान की पहली मरकज़ी तंजीम ताजरान वो तंजीम है जिसने डायरेक्ट छोटे ताजरों की, पूरे पाकिस्तान के छोटे ताजरों मिल के मुलाकात वज़ीर आज़म तक अपनी रसाई पैदा की है। बिल्कुल, अब हम चाहते हैं उसी चीज़ पे, मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूं कि हमें अब जब बजट बनेगा उसमें हमें बाकायदा तौर में नुमाइंदगी दी जाए, जैसे हम भी अपनी प्रपोजल लेके जाएं, जैसा कि पहले हम वज़ीर आज़म को पेश किए हैं, अब भी हम देना चाहते हैं वज़ारत ख़ज़ाना को, मेरे पास ये प्रपोजल है, ये ली जाए। जो तजावज़ात दी गई हैं वो तो आपको पता है, आप भी इस शहर के हैं, आप भी इसी शहर में, आपको हर चीज़ का इल्म है कि तजावज़ात जैसे ये, अभी ऐसा कुछ तो कुछ टाइम तो आप देना इनको,
अगर आपने कराना है किसी को, करना है, करवाना है, आप टाइम दें, उनको बताएं यार ये इश्यूज ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये उनका तो हुक्म सारी दुनिया मानती है। जो हमारा पाकिस्तान का बच्चा उनका हुक्म सुप्रीम कोर्ट का मानता है, हम भी मानने के लिए तैयार हैं, मगर हमें कुछ टाइम भी दिया जाए, हमें बताया भी जाए। हमें ये नहीं बताया यार ये ऐसे हो जाएगा, अभी दिखाएं तो सही भाई, ये आर्डर आए हैं, इसके मुताबिक हम करने जा रहे हैं। ये नहीं ना जाके बस आप अपनी क्रेनें लगाते हैं, उठा देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हम ये चाहते हैं, हमें इत्मीनान में लें, पूरी जितनी हमारी अंजुमनें हैं फैसलाबाद शहर की, हर हमारे ऐसे एक इनका फायदा और एक और है कि अगर आपने जैसा गुरुद्वारा गली में गए हैं, वो सारे स्कूल की साइड पे जो खोखे थे उठवा लिए, उनको आपने क्या दिया, नोटिस दिया, उनको बताया, उनको उनकी अपनी एक अलग अंजुमन है। हम तो पूरी मेन शहर की है ना, उनकी भी एक अंजुमन है। वहाँ के सदर को, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी को, उनकी पूरी कबीना है। वहाँ पे कबीना को बुला के उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं। ये आपका ऐसा मसला है, करोड़ों रुपए का उन बच्चों का, उन लोगों का नुकसान हो चुका है, मैं बता नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जज साहब ये भी सर ये देखें ना, ये भी अभी जोमिया गली में आप आ जाएं, इसमें भी उनको वार्निंग दी गई है। उन्होंने अपना उठवा लिया, अब वो पता नहीं स्टे भी लेके आए हैं एक। अच्छा, स्टे भी उनका हुआ है जोमिया गली वालों का, तो वो भी चल रहा है मसला। तो वो भी वहां पे नहीं आए, वो कह के चले गए, मगर उन लोगों ने इनके कहने पे दुकानें खाली कर दी। चलें जी, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ ख्वाजा शाद रज़ाक सिक्का साहब मौजूद है। मजीद गुफ्तगू का आगाज उन्हीं के साथ करते हैं। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे आप इंक्रोचमेंट के हवाले से? कोई अफसरान के साथ मीटिंग्स या फिर जो ताजरान हैं, इनके जो मुंतजमीन हैं, उनके साथ कोई कमिश्नर साहब की मीटिंग की गई हो, तमाम तंजीमों के सरबराहान को बुला के और ब्रीफिंग दी गई है, कोई इस तरह का मामला पेश नहीं है? सर, बात यह है, इंतजामिया के साथ बहुत मीटिंग्स हुई हैं। वो हमसे प्रपोजल ले लेते हैं, मगर उस पर अमल नहीं करते। एक छोटी सी मैं मिसाल आपको देने लगा हूं कि मुहर्रम के हवाले से हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई। हमने प्रपोजल बना के दिए कि आप ऐसे करें, ऐसे करें। हमारे साथ तय हो गया कि दुकानें 2 बजे हम आपको कहेंगे, 4 बजे कहेंगे आप बंद कर दें, मगर 1 बजे ही उनके एहलकार आके जनाब बैरियर उन्होंने लगा दिया, वो दुकानें बंद करो, बंद करो। ये देखे, ताली बजती है दोनों हाथों से। ये हमारी तरफ एक हाथ बढ़ाएं, हम इंशाअल्लाह ताला इनकी तरफ दोनों हाथ बढ़ाएंगे कि हम तावन कर, हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार हैं। आप देखिएगा, अंजुमन ताजरान को उन्होंने महमूद आलम साहब को कहा कि हमें बैरियर चाहिए, हमने फौरी तौर पे 40 बैरियर बना के इनको 3 दिन में दिए हैं। और अब बताएं कि लाखों रुपए मालियत के होंगे वो अब गेट्स भी हम बना रहे थे, मगर वो वहां डीसी साहब ने कहा जी ऐसे करें कि ये जो है गेट, इनको घंटाघर का मॉडल बना के, मैंने कहा हमारे साथ बात हो रही है कि ये टेम्परेरी आपने बंद करने हैं, तो ये तो जो आप प्रपोजल दे रहे हैं, ये तो इनको नीचे गहराई में खोद के ये तो परमानेंट हो जाएंगे। हम पीछे हट गए, उन्होंने हमारी दूसरी तंजीम को इस्तेमाल कर लिया और उनसे गेट लगवा लिए। अब जाके देखें कि उन गेटों का हाल क्या हो गया है। गेट तो सारे टूट गए। तो बात यह है कि अगर बाहमी रजामंदी से जो काम किया जाए ना, और हर जो इंसान है अल्लाह ताला ने उसे अक्ल शऊर दिया है, अगर वो उसे भी अपने साथ इस्तेमाल करें तो देखें शहर हमारा जन्नत बन जाएगा। ये सिर्फ 1 वे ट्रैफिक चल रही है, अगर जिस दिन 2 वे हो गई, हमारी भी बातें मानी जाने लगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमें भी ट्रस्ट होगा। देखें, इस वक्त हम शहर के पार्कों का काम कर रहे हैं, अंजुमन ताजरान सिटी। बिल्कुल, आप जिना पार्क में जाके देखें, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई है। बिल्कुल बनाई। उसमें आज खिलौने वगैरह भी पहले कुछ आ चुके हैं, कुछ आज जा रहे हैं। बाहर बच्चों के लिए झूले लगाए हैं। इसी तरह शहर के 114 पार्क हैं, जिनमें हम ने जो लेने हुए, कोई दूसरे लेंगे, कोई तीसरे लेंगे,
मगर इस वक्त हालत ये है कि उन पार्कों के इर्द गिर्द जो दीवारें बनाई गई हैं, लोगों ने अपने मोहल्लों में बनाई है, वो गिरा दी गई हैं। यार रात को औरतें वहां जो है वो सैर करती हैं और सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने गेट लगाए हुए हैं कि यार कोई औरतों को तंग ना करे, वो भी सारे गिरा दिए। अच्छे भले पार्क जो बने हुए कई अरसे से, खूबसूरत पौधे लगे हुए, खूबसूरत झाड़ियां अपना ये घास लगा हुआ, वो भी गिराए जा रहे हैं। हमें तो समझ नहीं लग रही कि पहला इनसे कंट्रोल होता नहीं तो ये गिराते जा रहे हैं। वो भी कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर ये है तो ये माने हमें बिठाएं कि लोगों ने जिन्होंने सुबह उठ के सैर करनी है या जिन्होंने फ्रेश एयर में जाना है वो कैसे जाएं? उधर पार्कों में इस वक्त मलबे के ढेर लगे। आपने एक सवाल बिल्कुल, किया, महमूद आलम जट साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी इस हवाले से पूछते हैं। जट साहब खोया साहब, आपने एक सवाल किया है कि मीटिंगें होती हैं, मीटिंगें जरूर होती हैं, जो उनको कहा जाता है वो नहीं होता। मैं एक मीटिंग की मिसाल आपको दे रहा हूं कि एक मीटिंग जिस तमाम इंतजामी मौजूद कमिश्नर साहब के ऑफिस में थी, अभी 1 साल पहले की बात है ये। उस पर मैंने एक तजवीज़ दी, मैंने कहा ये आप तो अभी तो मीटिंग बुलाई है आपने अमन के सिलसिले में, मैं इसकी हट से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप इंतजाम में मुकम्मल बैठी हुई है, मैंने कहा अभी आप अपने शहर की सड़कात देखें, जंग रोड देखें, सरगोदा रोड, जड़ावाड़ा रोड, शेखुपुरा रोड, समुद्री रोड, ये सब रोडों का नाम लेके मैंने कहा ये आप अभी ऐसा करें, इसको आप पैच वर्क शुरू करवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। अगर ये आज तो हो जाएगा इसका लाखों में कुछ काम, कल जब टूट फूट का शिकार हो जाएंगे ये अरबों पे चले जाएगा, करोड़ों पे वही काम हुआ। और ये अभी काम हो गया है ना, ये अब वही जो काम हुआ है जो हम जिससे रोक रहे थे कि इसको आप रोक लें, आप इसको रोकें और आप रोक सकते हैं, आप इंतजामिया हैं। हमसे क्या ये आप क्या मतलब मीटिंग करने का यही फायदा होता है, हमने आपको बताना है, आपने खुद करना है। हमने तो नहीं जाके वहां पे सड़कें बनवानी या कोई और काम करवाना है, हमने सिर्फ निशानदेही करनी होती है, हर चीज की हम निशानदेही करके देते हैं इनको। और ख्वाजा साहब को इन्होंने ब्यूटीफुल घंटा घर का चेयरमैन बनाया हुआ है कि आपने ये घंटा घर को सजा के देना है, खूबसूरत करके देना है। इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, अब भी कर रहे हैं ये। अभी तो लेकिन बात यह है कि सब कुछ कर लिया, इन्होंने भी किया, आपने भी किया, बाकी तंजीमों ने, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने हाँ जी, यही मैं नहीं, इन्होंने ये किया है जो नया डीसी आता है वो कहता है ये मेरी मर्जी, ये काम ऐसा कर दो, वो ऐसा कर दो, हम फिर भी वही कर देते हैं। यार हमारा काम किया कराया वो किधर गया? मैं आपको बताता हूँ इन्होंने किया ये है कि ताजरों पर मुकदमात कायम किए हैं इंतजामिया की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से और एसी सिटी की जानिब से, कि ईद से पहले जो कोरोना का की वजह से लॉकडाउन होने लगा किया है इन्होंने, उसके बारे में एक पुरअमन एहतजाज किया गया। उसमें इन्होंने कहा कि हमें इन्होंने गालियां निकाली हैं, तो वो एक FIR पता नहीं उस पर दफात 20 लगी हुई है या 15 लगी हुई है, अभी तक वो ना खत्म कर रहे हैं। लेकिन सिक्का साहब ये तो अहकामात गवर्नमेंट की तरफ से थे ना, लॉकडाउन मौसर करवाना उनका। अब जो अहकामात उनको आएंगे उस अहकामात पे अमल तो आप मुझे ये बताएं कि ये एक पुरअमन जो अगर हम मुजाहिरा कर रहे हैं उस पर इनका हक नहीं पहुंचता। ये बता अब्बास हैदर शेख वहां पे, हाँ जी बिल्कुल, उन पे उन्होंने अपना गिरफ्तार किया, अरसलान को किया। उसके अलावा वो लोग जो यहाँ थे नहीं उनके ऊपर भी 50 नामालूम पे भी मुकदमा जो है उन्होंने दर्ज किया। देखें हम इनके दस्तों बाजू तो तब ही बन सकते हैं कि ये अगर हमारे साथ भी प्यार मोहब्बत का जो है एक रिश्ता कायम करे। अब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ कि शहर में डकैती का जो हाल जा रहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और जो इस वक्त अहकामात इनके ये हैं, आप आ जाएं हम कर देंगे, कुछ नहीं होगा। हुआ आज तक कुछ भी नहीं। एक बंदे को सस्पेंड करते हैं, हफ्ते बाद वो किसी दूसरे थाने का SHO लगा होता है। एक इलाका जिसमें वारदातें ज्यादा होती हैं उसमें 2 महीने में 9 SHO चेंज कर दिए जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूं कि मेरे एक सेल्समैन से मोटरसाइकिल छीन ली, ये बड़ी पुरानी बात है।
तो मैंने उसे कहा कि अब आपने ये कहना है कि 2 लाख रुपया भी ये मेरे पास था वो भी ले गए। वो लिखवा दिया। चौथे दिन थाने से फोन आया कि आपकी मोटरसाइकिल मिल गई है, वो कहते हैं पैसे नहीं हम लेके गए हैं। तो ये लेकिन इसका मतलब ये है कि पुलिस इनके साथ मिली हुई है। हमारे बड़े अफसरान खुद फाइल खोल के देखना नहीं पसंद करते। जो एक तफ्तीशी रिपोर्ट दे देता है उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते, उसमें सिग्नेचर करते और आगे भेज देते हैं। जब तक ये इन जराइम पे कंट्रोल नहीं करेंगे, ये जो लोग हैं सफेद पोश, उनका गुजारा जो है बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और कोरोना के बाद तो वैसे ही चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। और अल्लाह ना करे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक मजदूरों के इज्तिमा में गया, वहां मैंने स्पीच की। मैंने कहा जी अब तो मजदूर बड़ी खुदकशियां करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया हम खुदकशियां नहीं करेंगे, हम इंडस्ट्रियलिस्ट के घरों का गिराव करेंगे और उन्हें जलाएंगे। ये एक बड़ी खतरनाक चीज है जो ये मजदूर कह रहे हैं। खुदा का नाम है, इस हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों को जो है उनका हक दे। बिल्कुल, उनको जब रिलीफ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं ना खुद खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो ये वही सूरत हाल पैदा होती चली जा रही है। और अल्टीमेटली इसमें अगर हम गलत कहें उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो भी गलत नहीं है, वो भी हालात का तंग आके उसने जो है वो किसी ना किसी तरह डाउन साइजिंग करनी है, क्योंकि उसका सिस्टम नहीं अब उस तरह से चल पा रहा जैसे कोरोना से पहले चल रहा था। और बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, गैस की बढ़ती हुई कीमतें और एशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोल सेंचुरी अपनी क्रॉस कर चुका है। सब्जियों की कीमतें आसमान से जा लगी हैं। लोग तो परेशान है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करें। सब्जी को एक छोटा सा और मिसाल देता हूं। वो मिसाल सिक्का साहब सुनेंगे आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद आप ही से शुरू करेंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब मौजूद हैं। तजावज़ात के हवाले से गुफ्तगू मजीद इनके साथ करते हैं। सिक्का साहब, बहुत सारी चीज़ों में ताजर भी इंतजामिया के साथ ताउन करते नजर आते हैं। ये नहीं कि उनकी तरफ से ताउन नहीं किया जाता, और मुकम्मल ताउन किया जाता है। जब उनकी तरफ से लॉकडाउन का भी कहा गया, बहुत सारे ताजर उनके साथ जाके लॉकडाउन करवाते हुए नजर आए। और तजावजात की जहां बात आती है, जहां पे वाकई ही तजावजात होती हैं, ताजर उनके साथ जाके वो तजावजात उठवाते भी हैं। और बाज़ तो मैंने ये भी देखा कि महमूद आलम जट साहब जो हैं, इन्होंने मुखालफत भी कई लोगों की अपने सर ली कि जिनकी तजावजात गलत थी, और ये देखा कि तजावजात हैं और बनता है यहां से उठाना, इंतजामिया के साथ जाके उठवाई भी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, ताउन के बावजूद भी अगर इस तरह के मामला पेश आते हैं तो इसके ऊपर ताजर क्या कहेंगे? सर, बात फिर वही आखिर आ जाती है कि एक जो मैंने पहले कहा कि ग्रुप बना हुआ है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, जो ऑब्लिगेशन लेता है इन दुकानदारों से, ऑब्लाइज होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहां पे आपकी बात मैं काट रहा हूं। यहां पे म्यूनिसिपल कारपोरेशन का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि अफसरान तक बात पहुंचाई जाती, बात पहुंचानी होती है निचले अमले ने। अगर वो निचला अमला ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, कारपोरेशन ज्यादा फाल नजर आती है वहां पे तजावजात के हवाले से जी। और तजावजात के हवाले से कारपोरेशन के लोग अगर जाके मिसगाइड करते हैं, तो उसके लिए कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को या एसी साहब को चाहिए कि जो सरबराहान है ताजरों के, उनसे एक बार सरबराहान तो अब खुद एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं हमारे कारपोरेशन, कमिश्नर साहब हैं इस वक्त, क्योंकि कमिश्नर साहब के पास है ना सारी कारपोरेशन। अब तो वो सीओ साहब बैठे हैं उनके, वो एडमिनिस्ट्रेटर तो खुद बैठे हैं, उनको भी पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है शहर में। लेकिन ताजरों को तो बुलाना चाहिए ना। उन्होंने ताजरों के साथ अभी तक मेरा ख्याल है कोई मीटिंग नहीं बुलाई कि उनसे बाकायदा तौर पे ताजरों की मीटिंग लगाएं। अगर ये ताजरों को एतमाद में लेके जितनी शहर की बड़ी तंजीमें हैं, उनके सदर और जनरल सेक्रेटरीज को बुलाते हैं, मैं आपके प्रोग्राम में वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम खुद जिस तरह पहले कोरोना में हमने काम किया है और तजावजात हटाई हैं अज खुद,
इसी तरह हम करेंगे और इंतजामिया के साथ मिलके, क्योंकि ये शहर हमारा है, इसमें हमने ही रहना है। हम इनको बल्कि खुद साथ ले जाकर निशानदेही करेंगे कि ये जो है तजावुज़ात गलत है, ये ठीक, ये कोई तजावुज़ात नहीं है। हम साथ होकर कराने को तैयार हैं, मगर ये अगर ताजरों को इज्जत दें तो। अगर इज्जत नहीं देंगे तो फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहना है। अब देखें कितने बेरोजगार होके गए हैं। ये हमारे स्कूल वाली गली, पाकिस्तान मॉडल स्कूल साइड में जो दुकानदार थे वो कब से बैठे हैं, कम से कम 50 साल से वो लोग बैठे हैं। तो अब वो किधर, उनके वो फाका कशी आ गए उनके घरों में, यार कोई चीज नहीं उनके पास, कुछ भी नहीं रहा। इस वक्त उनके हालात आप जाकर देख लें, चेक कर लें, तो उनके पास कुछ नहीं है। जो उनकी वही थी जो कुछ था। जैसा देखने में तो खोखा गिराया जाता है, लेकिन उस खोखे की कीमत भी 1.5 से 2 करोड़ होती है, उसकी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। जी बिल्कुल, आप सही कहते हैं। मगर देखें, जब आपने बैठे, किसने बैठाया आपको, हमें किसने बैठाया? ये गवर्नमेंट के बंदों ने बैठाया ना। हम कौन, तो खुद तो आके बैठे नहीं, हम किसी को पैसे दिए होंगे तो बैठे, किसी ने कुछ ना कुछ तो दिया तो वो बैठा, वैसे बैठ नहीं सकता। निजाम में जो गलतियां हैं उसे दुरुस्त करने। सर ये इनकी निजाम में गलतियां भी किसकी हैं? मैं तो ये कहूँ इन्हीं लोगों के जो बैठाते हैं। कौन बैठाते हैं? ये लाजमीन बैठा सकता है ना, तो हम तो नहीं बैठा सकते। वहां पे जाकर दूसरी जगह बैठा, कौन बैठाएगा इनको? यही लोग बैठाएंगे जो अब उठा रहे हैं। इनके वो नुमाइंदगान थे जो बैठा के 50 साल पहले बैठा के गए। क्यों आज जरूरत पड़ गई इनको उठाने की? वो उनको बेचारों का क्या रोज, उनका क्या कसूर है? तो वो तो पैसे देकर बैठे हैं, जिसको भी दिए हैं, जिसने भी लिए हैं, आखिर पैसे दिए हैं, उनको खोखा मिला है, वरना खोखे पे कोई मैं नहीं जाके बैठ सकता। एक के महंगाई के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि देखें कि आज सुबह भी मैं घर से निकला हूं, मेरी वाइफ ने कहा है, मेरा घर है गट वाला, पैराडाइज वाली, बिल्कुल बिल्कुल, कि सत्याना रोड से आगे जाके ना वो पहाड़ी वाले चौक के करीब से या अपना ये ढुड्डी वाला है, वहां से जाके सब्जी लेके आओ। एक मिसाल है कि करेले अगर हमारे 120 रुपए बिक रहे हैं तो यहाँ जो है वो 80 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, फर्क तो है, फर्क बहुत ज्यादा है। देखें कि चीज तो एक ही है जो अल्लाह ताला ने पैदा की है। तो इसी तरह पूरे शहर में कोल्ड ड्रिंक जो है 20 रुपए ढक्कन के ऊपर रेट लिखा हुआ है, 30 में 25-30 रुपए में सेल हो रही है। गोल्ड लीफ की डब्बी 164 रुपए रेट लिखा हुआ है, 190 रुपए सेल हो रही है। ये तो सिर्फ जो मुझे स्टेट साहिबान हैं या जो एसी साहिबान हैं वो सिर्फ जाते हैं करियाने वाली दुकानों पे, जिसने 1 रुपए किलो चीनी महंगी बेच दी ना, उसका चलान करके आ गए। तो इनको किसने देखना है, लगाम किसने देनी है? अच्छा सिक्का साहब, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट इस हवाले से उस तरह से मुतहरक नजर नहीं आते? है ही नहीं जी, है ही नहीं। लिस्टें गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती हैं, लेकिन किसी रेडी पे नजर नहीं आती। नहीं, मजिस्ट्रेट बनाए हुए हैं, मगर उनका वो काम नहीं है जो करना चाहिए। वो 4-5 मजिस्ट्रेट आते हैं शहर के अंदर, या 4 आए या 5 हैं, बाकी ना सबको इख्तियारात जो दिए मजिस्ट्रेट के दिए हुए, जितने मजिस्ट्रेट बनाए हुए इन्होंने, वो सब अपना अपना काम करें तो हालात ठीक हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। पहली बात यह है कि हम लोग पूरा तावन करते हैं, पूरे फैसलाबाद शहर के ताजर, मैं एक ही नहीं बात करूंगा, मैं पूरे फैसलाबाद शहर की बात करूंगा। मजिस्ट्रेटों का भी हाल ये है कि एक रेडी वाला सेब लगा के बैठा है, अब उससे रेट नहीं उन्होंने पूछना, महंगा बेच रहा है, यह 5 किलो सेब मेरी गाड़ी में रख देना। तो ऐसे कैसे निजाम चलेगा? वो बात ये है भाई, हम तो पूरे फैसलाबाद के शहर जितने हमारे छोटे ताजर हैं वो मुकम्मल इनके साथ तावन करते हैं। इंतजामिया के जैसे भी इंतजामिया कहती है, नई इंतजामिया आती जैसे कहती है वैसे भी कर देते हैं। जब हम कोई अपनी रिक्वेस्ट आगे रखते हैं, मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जाति नहीं, इज्तिमाई हम रखते हैं, तो वो तो कम से कम इनको मान लेनी चाहिए कि यार तो किसी एक का मफाद नहीं ना होता, उसमें पूरे के पूरे शहर का नहीं। हमारे सब ताजर ऐसे ही करते हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं पूरे फैसलाबाद के ताजर सब एक हैं,
बिल्कुल देखें, जब इज्तिमाई काम होगा उसमें सब लोग हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े और होकर काम करेंगे। जब कोरोना के मामला थे, ये कोरोना जितनी भी के तंजीमें मामलात थी, में आप सब कोरोना लोग एक के- प्लेटफॉर्म पे थे। सर हमारी तंजीम ने अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के दिनों में इतना काम किया कि जितने बाहर से ये जायरीन आए यहाँ फैसलाबाद में कोरोना के, उन्हें रात का खाना प्रोवाइड करती रही है हमारी अंजुमन ताजरान सिटी। 2 डायलिसिस की मशीनें हमने अपना पंजाब मेडिकल कॉलेज के जो हैं जफर चौधरी साहब, उन्होंने कहा वो हमने दी है। वीसी साहब, जितने ताबूत है वो हमने उनको दिए हैं। इसके अलावा तकरीबन मतलब फलाह के लिए जितना काम हो सकता था तंजीम की तरफ से किया गया। N95 मास्क नहीं मिल रहे थे, वो उन्हें अरेंज करके दिए। हजार रुपए का मास्क खरीद के इनको दिया। और लेकिन मकसद इन तमाम चीजों का यही होता है ना कि इंतजामिया कोलैबोरेट करे। जब ताजर कोलैबोरेट कर रहा है तो वो भी करे। साबुन तकसीम किया गया, वो भी डीसी साहब के दफ्तर में उन्हें दे दिया गया। तकरीबन 6000 पहले दिया, फिर उसके बाद और दिया। और वो भी ये आम साबुन नहीं, सेफ गार्ड का साबुन। तो हमसे तो जहाँ तक होता है हमारी तंजीम से हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इस शहर के लिए, लुबानियों के लिए, यहाँ सबके लिए खिदमात अपनी जारी रखेंगे। एक हमारी अंजुमन ताजरान ने यहाँ सईद कॉलोनी में फ्री डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है, जहाँ 20 के करीब पेशेंट का डेली फ्री डायलिसिस किया जाता है। अब ये बहुत बड़ी फलाह का काम है। बहुत सारे लोग जो कि सकत नहीं रखते डायलिसिस करवाने की, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर जाते हैं तो वहां से टाइम नहीं उनको मिलता। वहाँ 5-5 घंटे 6-6 घंटे उन्हें बैठना पड़ता है। हमारा एक रुस्तम बना हुआ है, वो 15 मिनट लगते हैं, यानी कि आते हैं तो उनको सेटल करते साथ ही उनको। बिल्कुल, मैं तो बल्कि हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको मजीद अजर दे इसका, और मजीद इस तरह के फलाह के काम करने का। और फिर हिम्मत दे गवर्नमेंट आप। को देखें कि जो छोटे छोटे इदारे हैं, ओल्ड एज होम है, उसका बजट रोका हुआ है। दारुल अमान का बजट रोका हुआ है। स्वीट होम का बजट रोका हुआ है। उसमें भी आप काफी मुतहरक नजर आते हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम उन्हें मंथली, हमारी अंजुमन ताजरान सिटी, हम जो काम हमें नजर आता है हम वो उनको मंथली बेसिस पे पूरा सामान लेके भेजें। बिल्कुल, और आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दुनिया के लिए। सिर्फ कमाना नहीं है, गरीबों पे लगाना भी। जब हम मैं अपने दुकानदारों को और दोस्तों को एक मैसेज देता हूं जहां भी मुझे मौका मिल जाए कि देखें, ज़कात हमने जो देनी है ना, वो अपने कंधों से वजन हल्का करना है। आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि आप महीने की असेसमेंट कर लें कि मुझे इस महीने में इतना प्रॉफिट होना है, उसमें अल्लाह ताला को शरीक कर लें। अल्लाह की राह में 2%, 5%, 10% जो देना है आप वो रहे अल्लाह आप दें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह बरकत भी डालेगा और हमारे काम भी होते हैं। जब मैंने एक प्रपोजल और दी थी एडमिनिस्ट्रेटर कॉर्पोरेशन साहब को, मैंने कहा यहाँ बिल्डिंग इंस्पेक्टर 6 हैं या 8 हैं, तो शहर की आबादी हमारी कम अज कम मेरा ख्याल 40 और 45 लाख के करीब है। तो आप इसमें ये जो इंस्पेक्टर हैं काम नहीं कर सकते, इसको कम अज कम 16 की तादाद कर दें। ये मैंने इनको रिक्वेस्ट की हुई है, लिख के दिया था। मैंने कहा यार ऐसे आप करें, क्योंकि ये तसल्ली से लोगों का काम हो जाए, क्योंकि बड़े जाना धक्के खाने पड़ते हैं वहाँ पे कॉर्पोरेशन पे जाके जब जाते हैं ना ये लोग। किसी का वो दुकान का मसला हो जाए, वो प्लाजा बना रहा है, घर बना रहा है, कोई कुछ का भी कोई कुछ बन रहा है, उसमें आसानियां पैदा हों लोगों को। यार ये ना कि मुश्किल में पड़े रहें, चक्कर पे चक्कर लगाते रहें, काम होता नहीं है। तो मगर मैं ये चाहता था कि आप वहाँ पे, ये कमिश्नर साहब, कि आप वहाँ पे तादाद इंस्पेक्टरों की बढ़ा दें। बिल्कुल, अगर बढ़ जाए तो बहुत सारे मामला थे जो कि हल हो सकते हैं। तो आबादी बहुत ज्यादा शुक्रिया है। ख्वाजा शाहरजाक सिक्का साहब आपका आज के शो में आने के मैंने लिए। वैसे आज अभी ना सेक्टों के बारे में और एक दो और जो इशू हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन सिक्का साहब वो तो तीन है। करने वो के लिए आप- वक्त खत्म हो वो गया। अगले प्रोग्राम में आप मैं बनाएं। जरूर वो next ये week जो- आपको इंशाल्लाह- बहुत जरूरी बातें जो कह रहे हैं ना जी, ये, जी। वो जरूरी करनी थी। बिल्कुल, हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपको दोबारा शो के अंदर मदऊ करेंगे, और आपकी शफकत होगी अगर आप हमें कीमती वक्त से नवाजेंगे। तो बहुत शुक्रिया सिक्का साहब आज के शो के अंदर आने के लिए। महमूद आलम जट साहब आपका बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।